हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। I'm अभिषेक कुमार झा और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, जो कि हमारी MHRD मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, इसका रिवाइज्ड गाइडलाइन आ चुका है फॉर दी मंथ ऑफ मे एंड 2021 के लिए। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जो यहाँ पर नोटिफिकेशन था मैंने इसे डाउनलोड किया और यहाँ आपके सामने ये दिख रहा है। ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो PMRF के बारे में, जो कि फॉर दी टेन्योर ऑफ 2020 एंड 21 के लिए आया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट है PMRF की, जो कि प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये मई 2020, अभी ये 5 मई को गाइडलाइन रिलीज हुआ है, आप देख पा रहे होंगे डेट 5 मई को, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसी PMRF फेलोशिप के बारे में। सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपने अभी तक नहीं जाना होगा PMFRF के बारे में, ठीक है। तो आपको लिए चलता हूं मैं वो स्लाइड पे जहां पर कि सब कुछ यहां पर सेव है, और हम अब यहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से कि क्या है PMFRF और क्यों इसको लॉन्च किया गया, या किस तरीके की ज़रूरतें थी हमारी गवर्नमेंट की कि इसे लाने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, 2018 में बजट 2018 में क्या किया गया कि जो हमारा बजट रिलीज हुआ उसमें स्पेशली अलग से हायर एजुकेशन में एक ऐसे सेक्शन को, एक ऐसे डिपार्टमेंट को क्रिएट किया गया जो कि इंडिया में रह करके जो हायर एजुकेशन है उसमें बेसिकली, अगर हम PhD प्रोग्राम्स की बात करें, रिसर्च की बात करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में चले जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, PhD प्रोग्राम्स के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स को इंडिया में रोक करके, साथ ही साथ इंडिया का जो रिसर्च का स्टेटस है कि हायर एजुकेशन में स्पेशली इंडिया का जो रिसर्च वाला सेक्शन है वो वर्ल्ड में बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं माना जाता है। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, रिसर्च को और अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने के लिए, जो इंडिया के बहुत सारे हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री के, उसमें उन सभी के रिसर्च क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि जो हम नॉर्मल फेलोशिप देखते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि UGC है, जैसे कि ICAR है, CSIR है, वगैरह वगैरह, ये सभी क्या करते हैं कि आपको रिसर्च के लिए ग्रांट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम्स में ये रखा गया कि कुछ अट्रैक्टिव फेलोशिप आपको दी जाएगी, सो दैट कि जो इंडिया के बेस्ट टैलेंट हैं उनको हम रिसर्च में इंगेज कर सकें, और साथ ही साथ जो हमारे इंडिया का एक विजन है कि हमारी इंडिया एजुकेशन में अच्छा ग्रोथ करे, इनोवेटिव तरीके से रिसर्च यहाँ पे किया जाए, इसलिए ये स्कीम जो है बजट 18-19 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगर हम हायर एजुकेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान रखें तो PMFRF का जो रिलीज डेट था ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो PMRF है ये किस तरीके के इंस्टीट्यूट को इंक्लूड करती है। सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाएगी जानने के लिए। देखिए, PMFRF जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड करती है यहाँ पर, जिनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपके UGC के एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि PMRF किस तरीके के इंस्टीट्यूट को इंक्लूड करती है फॉर द ग्रांट। तो देखो, इसमें आपको कुल 4 कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं। पहली कैटेगरी है ऑल IITs, यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, जितने भी इंडिया में, सभी को ये एज अ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन कवर करता है। दूसरा जो आप देख पा रहे होंगे वो है ऑल IISERs, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इन सभी इंस्टीट्यूट को क्या करती है, इंक्लूड करती है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है IISc की। IISc जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, इसे इंक्लूड करता है। एक चौथी कैटेगरी है जो इंडिया के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और NIT, देखिए NIT भी है और इंडिया के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड करता है, लेकिन इनके
कैटेगरी अलग रखी गई है। इनमें रखा गया है कि जो टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस होंगे NIRF रैंकिंग में, NIRF रैंकिंग जो ओवरऑल रैंकिंग होगी, जो भी प्रेजेंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में जो भी इसका रिजल्ट आया होगा, उसके टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस को क्या किया जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और NITs में इंक्लूड किया जाएगा। और ये जितनी भी आप इंस्टीट्यूट्स देख रहे हो, इनको कहा जाता है PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशंस के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट कि ये तो हो गए आपके जो NITs, IITs और IISERs हैं, लेकिन इसके अलावा देखोगे आप, यहाँ पर हम बात करेंगे अभी कौन कौन से ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको PMRF इंस्टीट्यूशन के अंडर में रखा जा सकता है, या ऐसे NITs कौन कौन सी हैं। तो देखिए, ये NIRF की जो रैंकिंग आई थी 2019 की, अभी इस साल की आई नहीं हुई है, तो 2019 की जो रैंकिंग है ओवरऑल वाली, ठीक है, उसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो NITs हैं टॉप 25 में, उनमें नाम आता है सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU का। फिर उसके बाद नाम आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU का। फिर उसके बाद नाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, साउथ की काफी रेनोट इसको माना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये भी इसी में आती है। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, जिसे हम त्रिची भी कहते हैं। ये टॉप 24, अभी यहाँ पे टॉप 24 है क्योंकि हमने टॉप 25 कहा, तो टोटल इतनी यूनिवर्सिटीज हैं जो ओवरऑल रैंकिंग इनका यहाँ पर ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूट्स के आपको स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि IIT, IISERs, IISc और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड NITs, ये लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिलहाल हम इसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती है। यहां पर अगर हम देखें तो PMRF के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1000 रखी गई हैं। 1000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता एवरी ईयर, मतलब पर ईयर इतने स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होता है। 1000 कहां से सिलेक्शन होगा, सभी इन्हीं इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट किए जाएंगे। सभी ये जो आप देख रहे हो IIT, IISCR, इन्हीं सब से सेलेक्ट किए जाएंगे, राइट। यहाँ पर तो बात हो गई इंस्टीट्यूट्स की। अभी हम बात करेंगे, सीट्स की भी बात हो गई, अभी हम बात करेंगे कि कितना फेलोशिप इसमें प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले देखिए, PhD रिसर्च के लिए ग्रांट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो रिसर्च के लिए पहले 4 इयर्स के लिए ही आपको ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा। 1 ईयर जब एक्सटेंड होगा तो वो आपके परफॉर्मेंस, रिसर्च परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा एंड देन वो से एक्सटेंड किया जाएगा। तो टोटल 5 सालों के लिए आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी, जिसमें कि जो सबसे पहला ईयर होगा, ईयर फर्स्ट, उसमें आपको 70,000 रुपीज मिलेंगे। फिर ईयर 2 के लिए आपको 70,000 रुपीज मिलेंगे। देन ईयर थर्ड के लिए आपको 75,000, फोर्थ ईयर के लिए 80,000 एंड फिफ्थ ईयर के लिए भी आपको 80,000 जो है बजट अलॉट किया जाएगा, यानी आपको फेलोशिप अमाउंट इतना मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है PMRF। ये बेसिकली क्या है कि इसमें आपको इन ग्रांट्स के अलावा 2 लाख पर ईयर आपको रिसर्च ग्रांट भी मिलेगा। रिसर्च ग्रांट यानी कि आपके जो अदर एसेसरीज हैं जो एजुकेशन में आप यूज करते हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, फेलोशिप देती है, आपको ग्रांट देती है। और ये टोटल 10 लाख रुपीज होंगे जो आपको मिलेंगे, ठीक है, टोटल 5 ईयर के लिए। तो ये तो हो गई फेलोशिप की बात। अभी तक हम लोगों ने फेलोशिप, टोटल सीट और इंस्टीट्यूट की बात कर ली। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, हम बात करने वाले हैं कि सीट एलोकेशन रूल क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पर है। सीट एलोकेशन रूल जो है, अगर हम देखें तो ये 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस को ही चूज करना है। तो टॉप 25 इंस्टीट्यूशंस की जो मेरिट है उसके अकॉर्डिंग उनके पास नंबर ऑफ सीट्स भी ज्यादा होती हैं जो टॉप में होती हैं, और ग्रेजुअली ये क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप 10 के इंस्टीट्यूट्स होंगे NIRF रैंकिंग में, ओवरऑल वाले में, तो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो 3.5% टोटल यहाँ से लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। टोटल स्ट्रेंथ जो वहाँ के PhD स्टूडेंट्स की होगी, उसमें से सिर्फ 3.5% स्टूडेंट्स को इसमें सीट एलोकेट किया जाएगा। इसके बाद टॉप 11 से लेकर के 25 जो इंस्टीट्यूट्स होंगे, उन सभी को यहाँ पर उनमें से सिर्फ
2.5% स्टूडेंट्स को जो है इंक्लूड किया जाएगा जो वहां पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग मतलब अगर और सीट्स रह जाती हैं तब इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से सिर्फ 1.5% स्टूडेंट्स को ही अलॉट किया जाता है ये सीट। टोटल 1000 होंगे, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते आप। देखिए अब सबसे जरूरी बात हम लोग करने जा रहे हैं वो है एडमिशन, एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन। सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही होता है भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा फेलोशिप तो बहुत ज्यादा है। यूजीसी के स्टूडेंट्स को जो पीएचडी कर रहे हैं उन्हें 31,000 रुपीज मिलता है जो जेआरएफ होते हैं, ठीक है। टोटल अगर हम एचआरए वगैरह सब इंक्लूड कर लें तो लगभग 35,000 हो जाते हैं। सोचो इनके मुकाबले ये कितने ज्यादा हैं फेलोशिप। अगर ये ज्यादा है तो इनकी डिमांड भी कैसी होगी, इनके जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने बेहतरीन होने चाहिए। अब आपको पता चलेगा कि जो क्राइटेरिया क्या रखा गया इनके लिए। सबसे पहला जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है, पहले तो आपको क्या करना होगा, इन सभी इंस्टीट्यूट्स में आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो आपके अगर सीजीपीए है रिजल्ट आपका, ठीक है, तो वो 8 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। मिनिमम 8.0 रखा गया है सीजीपीए। या अगर आप गेट क्वालिफाइड हो तो आपका स्कोर 650 या उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब 8 पॉइंटर आप समझ रहे हो आपकी कितना ज्यादा, मतलब बेस्ट स्टूडेंट, सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट ही यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप इनमें से हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट गेट कंप्लीट कर चुके हैं या अभी एमटेक एमएस में कर रहे हैं तो उनके लिए भी रखा गया है कि 8.0 ही सीजीपीए होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके बाद एक दूसरा क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो या तो पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्टेड हो चुके हो। सेलेक्टेड हो चुके हो इसका क्राइटेरिया जब हम सिलेक्शन की बात करेंगे तो ये कौन डिसाइड करेगा, इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टूडेंट जाएगा कौन सा नहीं। इसका भी क्राइटेरिया मैं लास्ट में बताता हूं आप लोगों को। इसके अलावा पीएचडी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, रेगुलर प्रोसीजर से जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं उन सभी को क्या किया जाएगा, हम रिकमेंड कर सकते हैं, स्टूडेंट रिकमेंड कर सकता है। लेकिन कैसे, मेरिट लिस्ट बनेगी ओवरऑल पूरे इंस्टीट्यूट की ओवरऑल रैंकिंग बनेगी। उसके बाद ही कोई भी स्टूडेंट जो है अगर 3.5% वाले क्राइटेरिया में आ जाते हैं या 2.5% क्राइटेरिया में या 1.5% क्राइटेरिया में आ जाते हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, चूज कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, वो तो था डायरेक्ट एडमिशन कैसे हो सकता है। अभी इसमें लैटरल एंट्री की भी प्रोविजन की गई है। वैसे लैटरल एंट्री भी क्या है, वही सिमिलर है, कुछ खास चेंज नहीं है इसमें भी, सारी चीजें वही है। सिर्फ यही है कि आपका सीजीपीए 8.5 के ऊपर होना चाहिए अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो। इसके अलावा आपने कम से कम 12 मंथ का पीएचडी कर रखा हो, मतलब 1 साल से आप इनरोल्ड हो इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो लैटरल एंट्री है इससे बहुत कम ही लोगों का होता होगा। जो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाते होंगे उन्हीं लोगों के एडमिशंस ज्यादातर एश्योर होते होंगे। इसके बाद देखिए ये तो एडमिशन प्रोसीजर्स थे। रैंकिंग किस तरीके से बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल मैं बीएचयू की बात करता हूं तो बीएचयू में जो ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि किसी एक डिपार्टमेंट से होगा, ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उन सभी डिपार्टमेंट से लिस्ट मंगवाई जाएगी उन स्टूडेंट्स की जो कि वहां पर इनरोल्ड हैं एज अ पीएचडी स्टूडेंट जो इनरोल्ड हैं। अब इनकी बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। कैसी मेरिट लिस्ट बनेगी, इनके मास्टर्स पे, है ना, मास्टर्स पे। अगर आप साइंस में मास्टर्स कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं तो मास्टर्स के बेसिस पे होगा। अगर आप आईआईटी से थे तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा उसमें बीटेक वगैरह के प्रोग्राम जो होंगे वो, आप एमटेक कर रहे हो तो उनके भी, उन मास्टर्स की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी ओवरऑल। और जितने भी स्टूडेंट टॉप पर आएंगे वही जा सकते हैं पीएमआरएफ के लिए, सिर्फ टॉप स्टूडेंट। जब मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें क्या होगा कि स्टूडेंट्स के नाम निकल करके सामने आएंगे। फिलहाल प्रोसीजर तो है, इंपॉर्टेंट है, काफी लेंदी भी है। आप इसमें आते हो या नहीं ये बाद में डिपेंड करता है। आप 8 पॉइंटर है या नहीं ये आप चेक कर सकते हो। अभी इसके एप्लीकेशंस नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है।
तो ये था PMRF के बारे में। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, नेट JRF सॉल्यूशनिस्ट। मैं सारे ही क्लास के वीडियोस के लिंक और जितने भी PDFs होते हैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैंने पेपर 1 NTE UGC नेट से रिलेटेड और ज्योग्राफी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्लासेस ले रखे हैं। और यहाँ पे शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस में भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी फ्री प्लस क्लासेस होती हैं, वीक में 4। आप इनको अटेंड कर सकते हो। ये फ्री प्लस क्लासेस हैं, आप इन्हें जब अटेंड करोगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा, जिसमें कि मैं पेपर 1 से रिलेटेड कंटेंट को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, टाइमिंग क्या है, दिन में 12 बजे है। कब कब होती है मेरी क्लासेस, तो मंडे को होती है, ट्यूसडे को होती है, फ्राइडे और सैटरडे को होती है। ठीक है, कल दिन में 12 बजे मेरी क्लास है, तो आप आ सकते हो। अनअकैडमी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसे जाकर के देख सकते हो। साथ ही साथ ज्योग्राफी से रिलेटेड मॉक टेस्ट भी आप लोग कर सकते हैं। मॉक टेस्ट मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं, आप उसके भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उसे भी जाकर के ट्राई कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक